हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर एक बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन कंटेंट के साथ आया हूं। तो आज जैसा कि मेरा पार्ट नंबर 12 है, तो मैं पिछले 11 पार्ट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी आप टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बेनिफिशियल है। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आज मैं फिर से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया हूं। आज के वीडियो से भी आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। मेरा हर दिन यही मोटिव रहता है कि हर दिन कुछ नया सिखाऊं, हर दिन कुछ नया कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो मेरा एक ही मकसद है कि हमारे थ्रू जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं, वो सभी बच्चों को एक सॉलिड कंटेंट मिले, बेहतरीन कंटेंट मिले, जिससे उनको अपने सिलेक्शन पाने में आसानी हो। तो उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह कंटेंट बहुत ही बेहतरीन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज मैं अपने इस सीक्वेंस को स्टार्ट करता हूं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है, आपका अपना फैमिली है। अपना फैमिली समझ करके अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को आप बेहतरीन तरीके से कर ले जाते हैं और आपको सफलता पाने में आसानी होती है। अगर कोई चीज़ आप उससे लगाओ, जुड़ करके, मन लगा करके अगर आप किसी काम को करते हैं तो वो काम कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे जाता है। तो चलिए हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं समय को बिना बर्बाद किए हुए। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आने वाला है, वो क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मैं प्रीवियसली सॉल्व भी करा चुका हूँ। मेरे पिछले लेक्चर जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। जो लोग पिछली लेक्चर को हमारे वॉच कर चुके हैं उनको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 वाट 230 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस पूछा है, आर का मान पूछा है कि 100 वाट और 230 वोल्ट का बल्ब है जिसकी रेटिंग जो दिया है 100 वाट और 230 वोल्ट। ठीक, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो पूछा गया है। ऑप्शन क्या कह रहा है? ए 125 ओम, ऑप्शन बी 529 ओम, ऑप्शन सी 235 ओम, ऑप्शन डी नन। उस सारे बच्चे निकाल भी लिए होंगे इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। जो लोग मुझसे पिछले लेक्चर से, कई लेक्चर से जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, वो लोग ये क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैं ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसके पीछे डिस्कस किया हूँ इसके लिए। तो अभी मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। जिनका पहली बार है तो वो लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, उनको भी समझ में आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी क्या दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। पावर दिया हुआ है 100 वाट। पावर की वैल्यू हमेशा वाट में होती है, जहां भी वाट आपको दिख जाए तो वो समझ लीजिए पावर है। ठीक, और वोल्टेज हमेशा वी में होता है। ठीक, तो वी की मान कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट। और हमसे क्या पूछा है? आर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना होगा, आर हमको फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखिए कि इसमें हमको P गिवन है, V गिवन है, R हमको फाइंड करना है। तो अब हमको कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें रेजिस्टेंस हमको आसानी से निकल जाए। तो देखिए पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन जो होता है P = V² होता है। ठीक, ये एक रिलेशन होता है, ये फार्मूला होता है पावर निकालने का। ठीक, और पावर का एक और फार्मूला होता है P = V/I। ठीक, और एक पावर का एक और फार्मूला होता है P = I²R। ये 3 फार्मूले हैं हमारे पावर फाइंड करने के। तो इनमें से हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसमें देखिए कि अगर हमसे पावर पूछा होता या करंट पूछा होता तो हम लोग ये फार्मूला लगा देते। ये वाला फार्मूला कब लगाते? जब हमको वोल्टेज दिया होता और पावर दिया होता और करंट निकालने के लिए बोलता तो ये फार्मूला लगा लेते।
ठीक। और ये फार्मूला हम कब लगाते, रजिस्टेंस निकालने के लिए। एक ये फार्मूला हमको पता है, ठीक, इसमें भी आर दिया हुआ है, इसमें भी आर दिया हुआ है। अब विचार आता है मन में कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो इसमें देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो हमको करंट का मान तो पता नहीं है इनमें, तो ये फार्मूला हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अब बची ये वाली फार्मूला। तो इस फार्मूला में हमको क्या क्या पता है, पावर पता है, पावर दिया हुआ है देखिए 100 वाट, वोल्टेज पता है 230 वोल्ट, ठीक, रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो हमको पता चला कि ये फार्मूला हमारे लिए सूटेबल चल बैठ रहा है। इन ये फार्मूला और ये फार्मूला में कंपैरिजन किए तो ये हमारा पहला वाला फार्मूला जो है बहुत ही सूटेबल बैठ रहा है, क्योंकि इसमें हमको वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता, रेजिस्टेंस तो हमको निकालना है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निकालिए आप रेजिस्टेंस, पावर पता है, वोल्टेज पता है, ठीक। और ये वाला फार्मूला हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको करंट का मान पता नहीं है और हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हमको करंट भी निकालना होगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा इस फार्मूला से भी, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमको जब डायरेक्टली पता है, आसानी से ये फार्मूला पुट हो जा रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग लगा करके निकाल लेंगे। ये 3 फार्मूला आप लोग पावर के लिए, पावर का 3 फार्मूला आप लोग अगर माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको कोई भी पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या आता है, यानी कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमको पता क्या चला कि ये वाला फार्मूला हमारे लिए सूटेबल है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, P=V²/R। यहाँ से हम R में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फार्मूले को, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो P×R। कैसे, ये P को यहाँ से L से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो PR हो गया बराबर V²। अब यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, V²/P मिलेगा, V²/P, ठीक। अब ये फार्मूला हमको मिल गया, आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है इसके बाद स्टेप। अब तो हमको सीधे आंसर मिलने वाला है। तो R बराबर V का वैल्यू कितना है 230, 230 का स्क्वायर यानी कि 230 गुणे 230, 230 गुणे 230, ये 230 गुणे 230 स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स में। जैसे V² दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V×V, उसी तरह से इसको हम लोग लिख दिए 230 गुणे 230 अपान P, पावर कितना गिवन है 100। अब इसको हम लोग 230 गुणे 230 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 230 गुणे 230 52900, 52900। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। देखिए 23 23 हम 529, 2 शून्य है तो 2 शून्य को हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक। ये आसान तरीका है करने का। उसके बाद 100 नीचे दिया हुआ है, 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है 529। रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है ओम, तो 529 ओम हमारा ये आंसर मिला। अब इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आप लोग बोलेंगे कि बी मैच कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऐसे जैसे एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। आप लोग प्रीवियस वीडियो हमारा देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट वाइज सब कुछ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि R=V²/P दिया हुआ है, ठीक। तो रजिस्टेंस हमारा पूछेगा कि रजिस्टेंस किस केस में मिनिमम होगा। रजिस्टेंस को अगर हम लोगों को कम करना है तो पावर की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, पावर बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस कम होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टेंस हमारा कब कम होगा, यदि हम पावर को बढ़ाएं तब रजिस्टेंस कम होगा, या रजिस्टेंस हमारा एक केस में और कम होगा यदि हम लोग वोल्टेज को घटाएं, वोल्टेज कम करें तब रजिस्टेंस का मान कम होगा यहाँ से, ठीक। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं अधिकतर डिस्कस करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। R1 R2 दो प्रतिरोध हैं जो समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:1, यानी 4:1 दिया हुआ है प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात। और R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात पूछा गया है कि R1 और R2 में जो करंट का रेशियो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 4:4। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग गलत करके आते हैं। आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये क्वेश्चन आप गलत करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, समांतर में इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये R1 और ये R2, ठीक, इसको मान लेते हैं R1 और इसको R2। समांतर मीन्स पैरेलल, तो पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर दिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जा रहे हैं। और क्या कह रहा है कि R1 और R2 का जो अनुपात है, यानी कि R1:R2 का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:1। और हमसे क्या पूछा है कि R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि R1 में जो विद्युत जा रहा है वो I1 जा रहा है, मान लीजिए, ठीक। उसके बाद R2 में जो विद्युत जा रहा है वो I2 जा रहा है, यानी तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि I1:I2 क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए जो हमारा करेंट और रजिस्टेंस में रिलेशन होता है वो क्या होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक, ये रिलेशन होता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर हम लोग करंट निकालें तो I बराबर हम लोग लिखते हैं V/R। अगर हम लोग वोल्टेज को मान लीजिए कि जो अगर कांस्टेंट मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेशियो पूछा हुआ है। R1:R2 का अनुपात दिया हुआ है 4:1 और I1:I2 हमसे पूछा है। तो देखिए अगर हम लोग रजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो करंट का मान हमारा कम होगा। तो यहाँ से हमसे ये क्लियर हो रहा है कि अगर R को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे हमारा I का मान कम होता जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो रजिस्टेंस का मान दिया हुआ है वो हमारा करंट जो है रजिस्टेंस के मान से कम आने वाला है। जो करंट का मान आएगा अनुपात में वो कम आने वाला है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर कभी भी आपसे पूछ दे कि अगर क्वेश्चन में दे दे कि R1:R2 का अनुपात 4:1 है, समांतर के केस में, ठीक है, समांतर की बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। R1:R2 का अनुपात 4:1 है। तो करंट का अनुपात अगर हमसे पूछ दे, और ये सिर्फ पैरेलल में दो रजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, दो से अधिक रजिस्टेंस होगा तो उसके लिए मैं अलग कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक। तो R1:R2 का अनुपात 4:1 है। तो I1:I2 का अनुपात अगर हमसे पूछ दे तो ये जो है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो R1 का मान है वो हम लोग I2 की तरफ भेज देंगे और जो R2 का मान है उसको I1 की तरफ भेज देंगे, ठीक है। R2 का मान हम लोग I1 की तरफ भेज देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे, वही हमारा करंट का अनुपात हो जाएगा। यानी करंट का रेशियो जो पूछेगा जस्ट हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, ठीक। तो ये जो मान हो जाएगा ये I1 का मान हो जाएगा और ये वाला मान जो आएगा हमारा वो I2 का मान आएगा। देखिए वही चीज़ है, R1 का मान 4 है, R2 का मान 1 है, यानी रेशियो जो है 4:1 है। तो I1:I2 हमसे पूछा है तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि I1 हमारा 1 हो जाएगा और I2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दे तो आप लोग सिंपली कर लेंगे। यहीं पे अगर R1:R2 का अनुपात हमको दे दे 2:1, तो अब आप लोग बताइए I1:I2 यानी कि I1 और I2 का रेशियो क्या होगा। तो सीधे आप लोग क्या कर देंगे, इसको
इस 2:1 को आगे पीछे कर देंगे, यानी कि 1 को पहले कर देंगे और 2 को बाद में कर देंगे, यानी 1:2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करेंगे। अगर हमको R1:R2 का अनुपात 3:1 दे दे तो हम लोग सीधे उल्टा कर देंगे। I1:I2 हमसे पूछ लेता तो हम लोग क्या कर देते 1:3। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो जो है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में अब गलती नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो रहा है, देखिए 1:4 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका अगर यहीं पे 3 रेजिस्टेंस की बात करता तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि R1:R2 का अनुपात अगर 4:1 है तो I1:I2 का अनुपात हमारा क्या आ गया था 1:4, यानी हम इसको उल्टा कर दिए। कब, जब हमारा 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो तब, केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए था। अब यहाँ पर अगर हम लोग 3 रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, R1, R2, R3, ठीक है, R1, R2, R3, ये हमारा 3 रेजिस्टेंस हैं। इनका अनुपात जो है कितना दिया है, मान लेते हैं कि 2:3:1, यानी 2:3:1। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब इसमें क्या चेंजेज आएगा ये चीज़ आप लोग देखिएगा। 2 रेजिस्टेंस के लिए तो समझ लिए, आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन पूछ देगा 2 रेजिस्टेंस को आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस की अगर बात कर दे, 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो, सीरीज की बात नहीं, केवल पैरेलल की बात। ठीक, तो पैरेलल में यानी समांतर में हो तो उसका अनुपात हमारा ये दे दिया। अब हमसे पूछा है कि आप I1:2, I2:2, I3 का अनुपात क्या होगा ये बताइए। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक काम करेगा हमारा। देखिए हम लोगों को ज़्यादा ब्रॉड यानी बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन में हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को वही चीज़ करना है जो हम लोगों को एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन दिला सके, कम समय में हम लोगों को ज़्यादा आउटपुट दे सके। यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है कि हम लोग बैठ करके रिसर्च कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये नहीं करना है। हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए, क्वेश्चन को आराम से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में मान लेते 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो 1 मिनट में आप लोग कितना कर सकते हैं, 1 मिनट से कम ही रहता है। मैं मान लेता हूं कि 1 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, तो आपको 1 मिनट में अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप मान लीजिए 10 सेकंड में कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन के लिए वो आपको समय दे देगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाता है जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता है, तो वो जो बचा हुआ समय है वो आप अगले क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही गजब का ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी हो। और मैं आप लोगों को शुरू में ही बोल दिया हूँ कि आप अगर मेरे थ्रू कनेक्टेड हैं तो आपको एग्ज़ाम आने तक इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि आप जब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही खुशी क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि R1:R2:R3 का अनुपात हमारा 2:3:1 है। तो इस टाइप में I1:I2:I3 का अनुपात पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, 2:3:1 है तो हम लोग जैसे I1 निकालना है तो I1 मान लेते हैं, इसके नीचे हम लोग I1 लिख देते हैं, इसके नीचे I2 लिख देते हैं, इसके नीचे I3 लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक, I1 निकालना है तो इस पूरे टर्म को आप लोग छोड़ दीजिए, इस पूरे टर्म को छोड़ करके बगल वाले को मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये जो 2 टर्म बच रहा है 3:1 इसको आप लोग गुणा करा दीजिए, तो 3 एक कम 3, तो ये हमारा I1 निकल गया। ठीक, उसी तरह से I2 निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को आप लोग I2 वाले के टर्म को यानी कि 3 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और जो बचे 2 टर्म है, 2 अंक जो बचे हुए हैं इनका हम लोग आपस में गुणा करा देंगे, तो 2 एक कम 2, तो ये हमारा किसका मान निकल जाएगा, अनुपाते 2, यानी ये हमारा मिल गया, ये I1 मिल गया और ये I2 मिल गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर I3 निकालना है,
ये I2 है, ठीक। अगर I3 निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को ब्लॉक कर देंगे, इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, और बाकी बचे हुए जो 2 टर्म हैं इनका आपस में गुणा करा देंगे, यानी कि 2 तिहाई 6, तो गुणा करा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6। यानी कि दिए हुए 3 रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, उनका अनुपात हमारा 2:3:1 दिया हुआ है। तो करंट का अनुपात हमसे पूछ ले I1:I2:I3, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 3:2:6। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको अभी भी डाउट नहीं होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू को हम लोग चेंज कर देते हैं। मान लीजिए 3:2:1 कर देते हैं, ठीक। अब हमसे पूछ दिया I1:I2:I3, यानी कि करंट का रेशियो पूछ लिया, करंट का अनुपात पूछ लिया। तब हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है। देखिए इसको लिख लीजिए 3:2:1, उसके नीचे I1 I2 I3 लिख लीजिए, ठीक। ये हो गया, इतना तो आप लोग कर लेंगे, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगला स्टेप आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले को I1 निकालना है, तो इस वाले को हम लोग नहीं लेंगे, बचे हुए 2 को हम लोग आपस में गुणा करा देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2। अब I2 निकालना है, तो इस I2 वाले को नहीं लेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, बचे हुए 2 क्या क्या बच रहा है 3 बच रहा है, और ये 1 बच रहा है, तो 3 1 कम 3, आपस में इसका गुणा करा देंगे, अनुपात 3, ठीक। उसी तरह से I3 हमको निकालना है, तो इस वाले टर्म को नहीं लेंगे, इस वाले को हटा देंगे, बचे हुए 2 टर्म हमारे पास क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 को गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6, तो ये 6। तो जो करंट का अनुपात हमारा आया क्या आया 2:3:6। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में दे करके अनुपात पूछ ले तब भी आप लोग कर लेंगे, 3 रेजिस्टेंस का अगर दे करके पूछ ले तब भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से आपका बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में I5 का मान होगा, नीचे फिगर दिया हुआ है उसमें हम लोगों से I5 का मान पूछ रहा है कि I5 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 19 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 11 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 9 एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है 3 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग एक बार अपने से सॉल्व कीजिए, गेस कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन को बताने जा रहा हूं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे डील करेंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपके बहुत कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हमसे करंट पूछा है, तो किरचॉफ करंट का नियम हम लोग जानते हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का करंट का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में ध्यान से सुनिएगा, किसी परिपथ में नोड की तरफ आने वाली करंट का योग बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट का योग, ठीक। यानी कि नोड की तरफ आने वाली करंट, ये नोड है, ठीक है, ये परिपथ है, ठीक है। तो नोड की तरफ, ये मान लीजिए नोड की तरफ ये कुछ इस तरह से लाइन खींच दी है, ठीक है। तो नोड की तरफ आने वाली करंट का योग बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट का योग। तो ये नोड है। नोड किसको बोलते हैं, जो कि एक से अधिक ब्रांच किसी एक बिंदु पर अगर आकर के मिलें, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलें, तो इस पॉइंट जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक ब्रांच किसी एक बिंदु पर आकर के मिलें तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। तो अब देखिए नोड की तरफ आने वाली करंट, इसको मान लेते हैं हम लोग I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को।
तो देखिए नोड की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है, तो ये एरो देखिए, एरो आपको बता रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। तो I1 नोड की तरफ जा रहा है, I2 भी नोड के तरफ ही आ रहा है, I3 भी हमारा नोड के तरफ ही आ रहा है। एक I4 मात्र जो है वो नोड से दूर जा रहा है, ये नोड से दूर जा रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे कि जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 जो नोड की तरफ आने वाली करंट है उनका योग कर लिए, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो ये हम लोग लिख लिए बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट का योग। तो नोड से दूर जाने वाली कौन सा करंट है, केवल I4 है, तो ये I4। ठीक, यानी कि नोड की तरफ आने वाली करंट का योग बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट का योग। अब मान लीजिए कि एक और हम लोग ले लेते हैं इसी में ब्रांच, ठीक है, नोड से दूर जाने वाली। ठीक है, अगर इसी में दिया होता, मान लीजिए I5 दिया है, ठीक, I5 दिया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे कि नोड से दूर जा रहा है, ये नोड से दूर ही जा रहा है ना, एरो जो बता रहा है नोड से दूर जा रहा है, नोड से दूर। ठीक, तो ये हमारा I5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्लियर, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो KCL का यही कॉन्सेप्ट कहता है कि नोड की तरफ आने वाली करंट का योग बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट का योग। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई का मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पे लगाएंगे, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखिए लगाइए क्या कह रहा है इसमें। तो यहाँ पर KCL, कहीं भी अगर आपसे करंट पूछ दे तो सिंपली आपके माइंड में आना चाहिए KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, वहाँ पर हम लोग वोल्टेज को निकालते हैं। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग समझ लीजिए और नोट्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या है, KCL क्या कहता है कि नोड की तरफ आने वाली करंट का योग। ये नोड है हमारा, ब्लू कलर से हम लोग मार्क कर दिए हैं ये नोड। तो नोड की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है, देखिए आप लोग, ये 2 एम्पियर एरो देखिए दिखा रहा है ना नोड की तरफ जाने के लिए। तो ये 3 एम्पियर ये भी नोड की तरफ आ रहा है, और ये 10 एम्पियर ये भी नोड की तरफ आ रहा है। लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगला क्या कहता है कि बराबर नोड से दूर जाने वाली करंट का योग। तो नोड से दूर कौन कौन सा करंट जा रहा है, ये 4 एम्पियर जा रहा है, ये I5 जा रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए I5 प्लस 4 एम्पियर के समेशन को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो आसानी से हमको I5 मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 और 10 15, टोटल इसका योग कितना आ जाएगा 15, बराबर I5 प्लस 4 होगा, I5 प्लस 4 होगा। हमको क्या निकालना है, I5 का मान निकालना है। तो इस I5 को यहीं छोड़ देते हैं, इस 4 को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 4 बराबर I5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। क्या किए कि I5 हमको निकालना है, तो ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस करेगा। अगर यही मल्टीप्लाई होता तो यहाँ आकर के डिवाइड कर जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो इधर आकर के माइनस कर गया। तो 15 में से जब 4 हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 बराबर I5। तो जो I5 का मान आया वो हम लोगों को क्या मिला, 11 एम्पियर। करंट का मान हमेशा एम्पियर में होता है। ठीक, तो ये हमारा 11 एम्पियर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, और आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स में इसको मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी तक जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ऐसे ही लेक्चर को एंजॉय करते रहिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन श्योर है, आप लोग टेक्निकल में बहुत ही अच्छा करके आएंगे, ये मैं प्रॉमिस आपसे करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।